जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो उसके पहले अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब हमारे पास में उसका डिवाइसेज आएगी, मटेरियल होगा जी। तो आज देश में लगभग जो है हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, चाहे मेडिकल डिवाइसेज हो, चाहे किसी तरह की डिवाइसेज हो, वो हमारा इंपोर्ट जो है 3,50,000 करोड़ का पर ईयर का, प्रति वर्ष का है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन जो है वो चाहते हैं 2020 तक जो है हम इंपोर्ट जीरो कर दें, ये उनकी सोच है। क्योंकि हम जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, लेकिन आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो टोटल हम जो है करीब 8 लाख करोड़ साल का एक्सपोर्ट करते हैं आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, जो कि अमेरिका में देखें तो हम करीब 80% हमारा जो एक्सपोर्ट है सिर्फ अमेरिका में है, 20% अदर कंट्रीज में है। हम दूसरे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो है डाइवर्सिफाई इसका कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हम चाहते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन का मतलब मेरा ये है कि पूरे देश में, जैसे मैंने 2,50,000 ग्राम पंचायतों का बताया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उसी समय सेकंड फेज में कि वाईफाई हॉट स्पॉट्स जो हैं, एक डिवाइस होती है हर ग्राम पंचायत में, वो लगेगी जिसके आसपास का उसका एक कैपेसिटी होगी उसकी, कि उस एरिया में, उस विलेज में जो है ग्राम पंचायत में वाईफाई की सुविधा होगी। तो आप सोच सकते हैं पूरे देश में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां वाईफाई की सुविधा नहीं हो। ये बहुत शीघ्र होने वाला है और एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और मेरा मानना है कि इंडिया जो है इस रिवोल्यूशन में अग्रणी रहेगा पूरे विश्व में। तो जिस हिसाब से हमारे हो सकता है कि थोड़ा टाइम में हमें लिटरेसी में उनको टाइम लगे। और जो थर्ड कंपोनेंट में जो बता रहा था, सेकंड पे मैं बाद में आऊंगा, थर्ड पे जो डिजिटल एम्पावरमेंट, जो हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करें, सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट अगर हम चाहें तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2020 तक हम चाहते हैं कि 6 करोड़ लोगों को जो है स्किल डेवलपमेंट दे दें। तो स्किल डेवलपमेंट के मामले में हमारे मंत्रालय में जो है नाइलेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और भी हमारे मंत्रालय में काफी सोसाइटी और इस तरह की संस्थाएं, डिपार्टमेंट हैं जो कि डिजिटल एम्पावरमेंट का काम कर रही है। अभी आप देखिए डिजिटल पेमेंट की बात है, आज डिमोनिटाइजेशन हुआ। देश का स्ट्रक्चर जो था अगर इतना जबरदस्त स्ट्रांग नहीं होता तो आज डिमोनिटाइजेशन जो है बड़ा मुश्किल से फेज निकल पाता। जहां पर हमारे देश में 104 करोड़ मोबाइल फोन है, उसमें से 35 करोड़ स्मार्टफोन है, रिमेनिंग फीचर फोन है। उसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट में हमारे युवा जो हैं, देश में 65% युवा है जो 35 साल से नीचे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने पूरा का पूरा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट की हुई है। और ये किसी से छुपी नहीं, आप ये रिकॉर्ड है। और डिजिटल पेमेंट में जो है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, और आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी और डिजिटल पेमेंट का काम इसमें ज्यादा होगा। और थर्ड कंपोनेंट जो था वो है आपके ई गवर्नेंस और सर्विस ऑन डिमांड। तो ऐसी करीब सैकड़ों सर्विसेज हैं, करीब 700-800 सर्विसेज हैं जो कि रूरल में डोर स्टेप पे उसके पूरा पर्सन के, किसान के, गरीब के, दलित के, उनके डोर स्टेप पे जो है काफी सर्विसेज वहां अवेलेबल जो हैं, ई गवर्नेंस से हो गए, चाहे ई हेल्थ हो चाहे ई एजुकेशन हो। सर वैसे तो देखिए अर्जुन मेघवाल साहब का एजेंडा है, जिस पे मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी के बाद की घटनाएं, साइबर क्राइम भी जो बड़ा है, क्योंकि आपका भी एक सेक्टर है, उसके साइड इफेक्ट आपके सेक्टर पे भी आने वाले हैं कि साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए कुछ गवर्नमेंट और कर रही है कुछ फास्ट? देखिए, साइबर क्राइम के लिए हमारे मंत्रालय में बिल्कुल एक सर्टिन जो संस्था है वो 24/7 वर्क करती है। और जहां तक साइबर प्रॉब्लम जो है ये पूरा विश्व जो है बाउंड्री लेस है। जहां तक साइबर का मामला है पूरा का पूरा बाउंड्री लेस है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। और दूसरे देशों के साथ में भी हमारा कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है हमारे साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन है, अभी प्रोएक्टिव नहीं है। तो सवाल ये है कि पूरे विश्व में साइबर संबंधित क्राइम के संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। सिस्टम के अंदर ही हम इस तरह की इंटेलिजेंस उसमें डाल दें कि वो सिस्टम ही सेंस कर ले कि जिस हिसाब से अगर उस पर अटैक होता है, किसी तरह का अगर मान लो उसमें सिस्टम को क्रश करने की बात होती तो सिस्टम अंडरस्टैंड कर करके उसको विदस्टैंड कर सकता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये इसके लिए मतलब अल्टीमेट जो इसका सॉल्यूशन ये होगा। लेकिन अभी
इतना जो आप बता रहे हैं कि अगर जिस हिसाब से साइबर क्राइम के ऐसा कोई इतना ऐसा इश्यू नहीं है, और हमारे सीडेक वगैरह, हमारा डेटा वगैरह जो बहुत सेफ हैं हमारे इंटरनल, और जहां तक इंटरनेट की बात है, जो इंटरनल इंटरनेट है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट मैं ये मानता हूं कि विश्व में जहां अमेरिका से इंटरनेट शुरू हुआ उसके रूट सर्वर जो हैं 10 अमेरिका में, 3 उनके फ्रेंडली नेशन में, हालांकि चाइना में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, और रशिया में नहीं है, इन किसी कंट्रीज में नहीं है। लेकिन हमने फिर भी क्या कि हम 500 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी रूट सर्वर जो है वो होने चाहिए, और हम टाइम आएगा बहुत जल्दी कि हम खुद इंटरनेट जो है, हमारा इंटरनेट अपने आप हम रूट सर्वर जो है इंडिया में ही कर देंगे। चलिए, बिल्कुल चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं, और 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बने और ये सभी की अपेक्षा है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो ऑडियंस में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं। चलिए, हमारे बीच लो एक्सपर्ट सुशील शर्मा साहब हैं, उनका एक सवाल है, वो सर से सवाल करना चाहेंगे। एक हेलो जी सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा अगर किसी का है तो। हालांकि काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मंत्री बन गए, ये बधाई के पात्र हैं। आम जनता को जरूर नुकसान हुआ है, जो गरीब की, आम आदमी की जो आप पैरवी करते थे, एक योग्य अधिवक्ता और हमने राजस्थान से वहां भेजा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे राजस्थान के वकीलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हमारे वकील भी हैं, मंत्री भी हैं, तो इसका लाभ राजस्थान को मिलना चाहिए। कई स्टेट से कई जजेज जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां नहीं है। और दूसरा, राजस्व न्यायालयों के अंदर आपने देखा कि आरएस अफसर अपने यहाँ लीगल काम करते हैं, जो कि सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। वो किसान जो न्याय लेने के लिए सुबह आता है, वो शाम को तारीख लेके चला जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे भी आपकी राजस्थान सरकार और भारत सरकार काम करे, कि जिस गरीब की अभी आपने बात की थी उसको तुरंत न्याय मिले, और वो रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो चक्कर लगा रहा है, और वो तो जा ही नहीं सकता, किसान के पास कहां पैसा है जी। तो ये मेरा है कि इसमें कानून के लोगों को सिलेक्शन करके, और ये जो अपना रेवेन्यू का जो सिस्टम है, इसमें उनका उपयोग किया जाए, नहीं कि अफसरों का। अफसर अगर लोग ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से उनको काम में ले। तो ये आजादी से लेकर अब तक घोर अन्याय किसानों के साथ चल रहा है, इसको दूर करें। चलिए, आपके 2 क्वेश्चन में 3 पार्ट में जवाब दे रहा हूं। पहला रेवेन्यू बोर्ड से शुरू करता हूं उल्टा, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक रेवेन्यू बोर्ड की जो आपने बात बताई कि इसमें किस तरह के बेंच पे लोग होने चाहिए, ये वैसे तो राज्य सरकार का मामला है, और बात आपकी ठीक है, होने चाहिए लीगल एक्सपर्ट। तो और ये मंथन का विषय है, और इसको देखा जाएगा, और इसको कंसिडर भी करना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो आपकी, जो कि पेंडेंसी की जो लिटिगेशन का रेवेन्यू वगैरह की आप बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा, उनके विजन जो है, पहला ऐसा प्रदेश देश में है जिसमें रेवेन्यू और गांवों से संबंधित मुकदमे जो हैं 68 लाख मुकदमे 1 साल में उन्होंने निपटाए हैं। ये न्याय आपके द्वार के उसमें तहत, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में पहला राज्य है राजस्थान, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पहल करके किया गया है। और दूसरा सवाल जो आपके सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो मैं आपको बता दूं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, उसके तहत में नाम रिकमेंड करने का काम जो है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का काम जो है, और हाई कोर्ट के जज बनाने का काम है, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। उनके रिकमेंडेशन के बाद हमारे पास आते हैं, और रिकमेंडेशन के बाद में हम उसको प्रोसेस करके प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा साइन होते हैं। लेकिन आपकी बात है, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल राजस्थान का होना चाहिए, बात बहुत वाजिब है। आपकी बात उनके कानों तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। वैसे आपकी मुस्कुराहट ही कह भी रहे, सुशील जी ने सुझाव और क्वेश्चन दोनों रखा कि दिल में इनके भी यही है, लेकिन जिस पद पे बैठ सकते हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो चलिए, समय बहुत कम है हमारे पास में, और कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हम माफी चाहेंगे कि हम यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे अर्जुन मेघवाल साहब भी बैठे हैं, और चौधरी साहब आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े, और आपने सरकार की योजनाएं बताई, और जो महत्वपूर्ण
कुछ इश्यूज थे उसको लेकर के आपने खुल करके चर्चा भी की, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आप कॉन्क्लेव के एक आप हिस्सा बने उसके लिए भी मैं एक बार तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद नेक्स्ट हमारे स्पीकर अर्जुन मेघवाल साहब के साथ में हम जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे हम मुनमुन और फिरोज के पास। साल बेमिसाल, हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है आप टीथिंग ट्रबल से आ गए हैं। देश की जनता का कर्तव्य बनता है कि वो उस सरकार का साथ दे। डीमोनेटाइजेशन के बाद वो काउंट होने लग जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक मुलाकात गुरुवार शाम 6:30 बजे और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। बुद्ध, महावीर और बिरसा की धरती कहें या फिर लाल आतंक से लाल होती धरा, ज्ञान और खान का अकूत संग्रह हो या आज फिर से अमर्यादित बयानबाजी की भूमि, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। देश को दिशा देने वाली राजनीति हो या देश को हिला देने वाली सियासत, ये है बिहार झारखंड। हर खबर से रूबरू होने के लिए देखिए जन टीवी बिहार झारखंड। 77 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। पैंथरों के मरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मजदूर है, उनके हक सरकार उन्हें दिलाए। आगामी दिनों में केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। मौसमी बीमारियां आम आदमी पर भारी पड़ती जा रही है। जन टीवी के इस लाइव कॉन्क्लेव में सर्वप्रथम हमारे राज्य के गौरव वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करता हूं। मैं तो इनको कहूंगा जो धूल का फूल भारतीय प्रजातंत्र के एक जीवंत अवधारणा आज हमारे सामने बैठी हैं। कैसे गांव से निकल करके एक आदमी वित्त राज्य मंत्री तक पहुंच सकता है। बीच में कई पड़ाव लिए, आईएएस भी बने और उद्योग विभाग में भी रहे और अपनी मेहनत के बल पर कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर कोई स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपका वित्त मंत्रालय से संबंध है जो राज्य के क्या देश के और हर एक नागरिक से इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संबंध है। सबसे पहले हम उसी मुद्दे को ले लेते हैं जो कि काफी चर्चित रहा, जैसे कि नोटबंदी का मुद्दा रहा। उसमें अलग अलग तरह के विचार आए, लोगों ने तरह तरह की बातें की, कितने लोगों को लाइनों में लगा दिया, क्या हासिल हुआ इससे। लेकिन देश की जनता ने चुनाव में उसका प्रत्युत्तर दिया और रिकॉर्ड मतों से एक के बाद एक चुनाव आपने जीते। तो इसका रहस्य क्या है? क्या फायदा नोटबंदी से हुआ? और जो विपक्ष के लोग जो ये चीज कह रहे हैं कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, इसके बारे में आप अपना पक्ष रखें। देखिए सुराना जी, पहले तो आपने मेरे बारे में जो कमेंट किए उसके लिए आपको बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी पुरानी जानकारी आपके साथ थी उसको आपने याद रखा। दूसरा, जन टीवी को 5 साल हो गए और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में 5 साल तक लगातार किसी को चलाना और निर्भीक होकर के चलाना, समाचारों में प्रामाणिकता रखना, और ये 5 साल जो आपने निकाले हैं, मुझे लगता है आप टीथिंग ट्रबल से बाहर आ गए हैं। मुझे यह भी लगता है कि आपने ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया है। तो अब 5 साल के बाद जब अगले साल हम बैठेंगे तो जन टीवी राजस्थान में अपने एक और अच्छे मुकाम पे होगा,
इन शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात शुरू करता हूं। आपने जिक्र किया